अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम दूसरे लेक्चर के साथ आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो सबसे बाहर वाली लेयर होती है प्लांट सेल की, मतलब कि आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है प्लांट सेल की। जब हमने पीछे प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस किया था तो उसमें हमने ये देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, लेकिन सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। ठीक है, उसके बाद सेल वॉल जो है वो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में पाई जाती है। यूकैरियोट्स आपको पता है वो सेल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस डिफाइंड होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स जो है उसके अंदर न्यूक्लियस मतलब मुकम्मल तौर पर बना नहीं होता, या वो उस प्रॉपर वो शो नहीं होता उसमें, इस वजह से उसको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। यूकैरियोट्स सेल्स जिनमें सेल वॉल पाई जाती है उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास प्लांट सेल। ठीक है, और उसके बाद फंजाई सेल आ जाता है। और यूकैरियोट्स में हमारे पास बैक्टीरियाज आ जाते हैं जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, आउटर मोस्ट बाउंड्री के तौर पर एक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद प्लांट सेल वॉल देख लेते हैं। प्लांट सेल वॉल की अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो वो मिलके बनी होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन से। ठीक है, ये तीन मॉलिक्यूल्स जो हैं इनसे मिलके जो है ना प्लांट की सेल वॉल बनी होती है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ये थिक होती है और इसकी थिकनेस जो है ना वो वेरी करती है, मतलब जिस तरह का सेल होगा उस तरह की उसकी थिकनेस होगी। तो अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो हमारे पास जाइलम के सेल, जाइलम टिश्यू जो है उसके सेल्स होते हैं, फ्लोएम टिश्यू जो है उसके भी सेल्स होते हैं। तो जो जाइलम सेल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को सॉइल से स्टेम्स तक। तो उसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, और जो फ्लोएम सेल्स हैं वो करते हैं शुगर मॉलिक्यूल्स को, तो उसकी जो है वो सेल वॉल जो है वो थिक होती है। तो इनमें मतलब इसकी थिकनेस में देख लें, दोनों हालांकि प्लांट के ही सेल्स हैं लेकिन दोनों की थिकनेस में वेरिएशन है। तो ये इसमें जो है ना वो थिकनेस प्लांट में जो है सेल वॉल की थिकनेस वो वेरी करती है। उसके बाद अगर हम बैक्टीरिया सेल वॉल की बात करें तो बैक्टीरिया सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन्स से मिलकर बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन्स यानी कि पेप्टाइड्स और ग्लाइकन्स। पेप्टाइड्स जो है वो अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर जो बनाते हैं पेप्टाइड्स, और पॉलीमर्स जो है या पॉलीसेकेराइड्स आप कह लें वो मिलकर बनाते हैं ग्लाइकन्स। तो इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी भी सेल वॉल थिक होती है। इसकी सेल वॉल इसलिए थिक होती है कि बैक्टीरिया आपको पता है कि वो होस्ट सेल के अंदर जाके, मतलब लिविंग होस्ट सेल के अंदर जाके उसको इन्वेड कर लेता है और उसके बाद उसके ऊपर अटैक करता है और फिर वो रिप्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए इसको सेल वॉल जो है, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री है और उसको थिक होना लाजमी है, क्योंकि ताकि होस्ट सेल जो हैं वो उसके ऊपर अटैक ना करते हैं, या उसकी सेल वॉल को अगर वो डिज़ोल्व भी करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ मतलब आगे से वो बैरियर सेल वॉल जो है प्रोवाइड करे। इसलिए उसकी सेल वॉल जो है वो बैक्टीरिया की बहुत थिक होती है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि ये फ्रीली परमिएबल होती है, मतलब हर एक मॉलिक्यूल को जो है वो अलाउ कर देती है, अपने अंदर से पास थ्रू करने देती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाटर के न्यूट्रिएंट्स को वो आसानी से पास करने देती है अपने अंदर से। उसके बाद फंजाई है। फंजाई सेल वॉल जो है वो काइटिन से मिलके बनी होती है। ठीक है, काइटिन जो है वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, उनसे मिलके जो मतलब आगे मॉलिक्यूल बनता है उसको हम काइटिन कह देते हैं। उसके बाद अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये भी थिक होती है। फंजाई भी ज़ाहिरी बात है कि उसने हार्श कंडीशंस में सरवाइव करना होता है, तो जिसकी वजह से जो है ना वो उसकी भी सेल वॉल बहुत थिक होनी चाहिए, ताकि वो जो इन्वायरमेंट के अंदर है, हार्श इन्वायरमेंट है उसके अंदर भी वो सरवाइव कर सके। और इसकी जो है ना सेल वॉल वो सेमी परमिएबल, मतलब कि किसी किसी मॉलिक्यूल को जाने देगी और किसी किसी मॉलिक्यूल को नहीं जाने देगी। या ये डिफरेंट फंजाई के जो सेल्स हैं, ये टाइप्स हैं फंजाई की, उनमें ये डिफ़र कर सकती है। मतलब कि अगर ये सेमी परमिएबल का मतलब ये छोटे मॉलिक्यूल्स को जाने देगी या बड़े मॉलिक्यूल्स को रोक लेगी या नहीं जाने देगी, इस तरह से करके। तो एक इसकी एग्जांपल अगर न्यूरोस्पोरा की देखी जाए तो उसमें जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स को जाने देती है, उसकी जो सेल वॉल होती है, लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है, शुगर मॉलिक्यूल्स हो गए, उनको वो नहीं जाने देती।
आगे जब हम प्लांट सेल वॉल की बात करें तो ये परमेबल होती है या नहीं होती है, हम उसके फंक्शंस में आगे देखेंगे। आगे अब हम देख लेते हैं लेयर्स ऑफ सेल वॉल। तो जो सेल वॉल है उसकी 3 मेन लेयर्स होती हैं। सबसे पहले आती है मिडल लैमेला, फिर आती है प्राइमरी सेल वॉल और फिर आती है सेकेंडरी सेल वॉल। मिडल लैमेला का मतलब होता है कोई भी थिन लेयर या फिर मेम्ब्रेन, और मिडल मीन्स दरमियान में। तो ऐसी कोई भी थिन मेम्ब्रेन या फिर थिन लेयर जो है जो कि दरमियान में पाई जाती हो उसको हम मिडल लैमेला बोल देते हैं। तो मिडल लैमेला जो है वो सबसे पहले बनने वाली लेयर होती है सेल वॉल की। ठीक है, ये सबसे पहले बनती है। कहाँ बनती है ये? दो जो सेल हैं, प्लांट सेल अगर आप ले लें, 2 प्लांट सेल हैं, उनकी जो प्राइमरी सेल वॉल है उसके साथ ये जो है ना मिडल लैमेला बनती है। ठीक है, आगे वो हम डिटेल में देखेंगे। तो मिडल लैमेला जो है जब साइटोकाइनेसिस होती है, मतलब जो सेल डिवाइड होना शुरू हो जाता है, तो सबसे पहले सेल प्लेट पे जो लेयर बनती है वो मिडल लैमेला होती है। तो मिडल लैमेला जो है वो सबसे पहले बनने वाली लेयर होती है। उसके बाद अगर हम प्राइमरी सेल वॉल देखें तो प्राइमरी सेल वॉल जो है वो किससे मिलकर बनी होती है? वो सेलुलोज, पैक्टिन और हेमिसेलुलोज से मिलके बनी होती है। ठीक है, उसके बाद ये जो है सेलुलोज जो हैं वो क्रिस क्रॉस फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं। ठीक है, और ये इसको हम ट्रू वॉल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है ना किसी भी, मतलब अगर आप आउटर बाउंड्री जो देखेंगे ना सेल की, वो प्राइमरी सेल वॉल ही होती है। तो जो है ना इसलिए इसको हम ट्रू वॉल कहते हैं किसी भी ग्रोइंग सेल में। ठीक है, तो सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो तो सबसे पहले जो प्राइमरी सेल वॉल है उसकी इनर साइड पे आगे सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। ठीक है, ये प्राइमरी सेल वॉल की निस्बत जो है ना सेकेंडरी जो है वो थिक भी होती है, रिजिड भी होती है, मोटी भी होती है मतलब। और क्या उसे कहते हैं, ये इनऑर्गेनिक साल्ट से, सिलिका से और वैक्सीज, क्यूटिन, लिग्निन वगैरह से मिलके सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो बनी होती है। अगर अब आप यहाँ पे देखें तो दरमियान में आपको मिडल लैमेला नज़र आ रही है। उसके बाद जो ग्रीन कलर में है वो हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल है, ब्लैक कलर में सेकेंडरी सेल वॉल है, और जो सबसे एंड पे जो अंदर बन रही है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मिडल लैमेला जो है वो ग्लू का काम करती है। मतलब कि वो दो जो सेल हैं, प्लांट सेल अगर आप ले लें, 2 प्लांट सेल्स को जो चीज़ आपस में जोड़ती है वो मिडल लैमेला होती है। ठीक है, तो मिडल लैमेला वो ग्लू की तरह एक्ट करती है, मतलब ये पैक्टिन से मिलकर बनी होती है और ये ग्लू की तरह एक्ट करती है, और 2 जो सेल है ना प्लांट के उनको ये आपस में जोड़ देती है। उसके बाद आगे जो है ना इसके बाद प्राइमरी सेल वॉल बनती है, और जो है ना प्राइमरी सेल वॉल के बाद आगे सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद आगे फिर एंड पे जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट होती है। तो उसके बाद अगर हम प्राइमरी सेल वॉल में देखें तो हमने बात की थी कि सेलुलोज जो हैं वो क्रिस क्रॉस फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं। तो क्रिस क्रॉस का आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सेलुलोजिक फाइबर्स हैं और वो आपस में क्रिस क्रॉस मतलब कि एक दूसरे के अंदर उलझे हुए हैं जो है ना फाइबर। अगर हम इसको इसी पिक्चर को बढ़ा करके देखें तो ये हमारे पास रेड में जो है वो सेलुलोज है। ठीक है, फाइबर्स है सेलुलोज के। उसके बाद अंदर जो ब्लू में है वो हेमिसेलुलोज है, और जो है ना ग्रीन में हमारे पास पैक्टिन मौजूद है। तो अगर हम जो है ना वो ग्रीन में देखें तो हमारे पास जो है ना वो पैक्टिन मौजूद है। तो सेलुलोज फाइबर्स जो हैं वो आपस में ऐसे क्रिस क्रॉस है, मतलब एक ऐसे या लाइन आ रही है और एक ऐसे उसको क्रॉस कर रही है। तो जो है ना वो हेमिसेलुलोज और पैक्टिन भी अंदर मौजूद है। तो ये हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल का जो है ना वो स्ट्रक्चर आ गया। तो ये हमारे पास लेयर्स ऑफ जो है ना वो सेल वॉल थी। आगे हम देख लेते हैं हमारे पास सेल वॉल आती कहाँ से। तो सेल वॉल जो है वो प्रोटोप्लाज्म जो है वो सिक्रीट करता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इन दोनों को मिला के हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म जो है हमारे पास वो सेल का लिविंग पार्ट होता है। मतलब कि लिविंग पार्ट आप समझ लें कि
जिसमें ज़िंदगी हो जी है, जिसकी वजह से सेल की ज़िंदगी है। तो अगर हम देखें तो साइटोप्लाज्म, आगे हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, तो साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स वगैरह। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये सारी ऑर्गेनेलीज मिल के साइटोप्लाज्म को बनाती हैं। और जो है वो क्या उसे कहते हैं, न्यूक्लियस। मेन हमारे पास न्यूक्लियस जो है, वैसे ही वो सेल के सारे फंक्शन जो हैं वो, मतलब ब्रेन कहते हैं सेल का, तो सारे फंक्शन जो है वो देख कौन रहा होता है, न्यूक्लियस देख रहा होता है। न्यूक्लियस के बगैर भी सेल की कोई ज़िंदगी नहीं। तो ये मतलब सेल को ज़िंदगी देते हैं, ये सेल का लिविंग पार्ट होते हैं दोनों चीज़ें, इसलिए हम इसको प्रोटोप्लाज्म को लिविंग पार्ट कहते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको सराउंड करती है, या उसके बाद सेल वॉल को जो है वो डेड लेयर बोला जाता है। डेड लेयर क्यों बोला जाता है कि हमने देखा कि जो है ये किससे सिक्रीट की जाती है, प्रोटोप्लाज्म से। प्रोटोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलके शुगर मॉलिक्यूल्स, मतलब के सेलुलोज जो है उसको सिक्रीट करते हैं, और वो फिर आगे सेलुलोज जो हैं वो आगे जाके मिलके सेल वॉल को बना देते हैं। तो इसमें कोई लिविंग मॉलिक्यूल तो होता नहीं, सेलुलोज ही है, तो सेलुलोज इसको जो है वो डेड लेयर बनाता है। और एक चीज़ और इसको डेड लेयर बनाती है, क्योंकि ये परमिएबल होती है, मतलब ये हर एक मॉलिक्यूल को आसानी से अपने अंदर आने देती है, पास थ्रू करने देती है। तो जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा था कि वो तो सिलेक्टिव परमेबल होती है, वो हर एक मॉलिक्यूल को गेट की तरह करती है, देख के आने देती है अंदर। तो ये तो परमेबल होती है या अपने अंदर आने देती है। सिर्फ इसका काम जो है वो हम आगे देखेंगे, सिर्फ इसका काम सेल को प्रोटेक्शन करना होता है। तो ये डेड लेयर, मतलब इसका और कोई फंक्शन नहीं होता कि जो है ना ये लिविंग हो। तो इस वजह से आगे हम इसके फंक्शन देख लेते हैं। तो फंक्शन में सबसे पहले ये है कि ये सेल को रिजिडिटी, मतलब सेल को अकड़ा कर रखती है एक चीज़। ये मतलब जैसे एक रिजिड आप समझ लें कि ठोस एक चीज़ जो होती है ना, ये ठोस उस सेल को बनाती है कि सेल को जो है ना, क्योंकि आप अगर देखें जैसे हमने बैक्टीरिया सेल में बात की थी कि बैक्टीरिया सेल में क्या था कि उसको होस्ट के अंदर जाकर जो है ना अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए सेल वॉल चाहिए होती है। तो प्लांट को भी तो अपने आप को, जैसे प्लांट है वो आप देखें धूप में सख्त गर्मी हो तब भी प्लांट ने एक जगह पे ही रहना है, उसने कौन सा चल के कहीं और चले जाना है। तो उसको ज़ाहिरी बात है इन हार्श कंडीशन से बचाने के लिए कोई कोई ना कोई तो चीज़ ऊपर होनी चाहिए ना। तो इस वजह से सेल वॉल जो है वो उसको बचाती है। तो ये बैरियर भी एज अ बैरियर एक्ट करती है, और सेल को बचाती है किससे, इन्वायरमेंट से। उसके बाद ये जैसे हमने बात कर ली कि ये हार्श कंडीशन से सेल को प्रोटेक्ट करती है। आगे एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि एनिमल सेल को सेल वॉल क्यों नहीं चाहिए होती है। तो एनिमल सेल जो है, अभी हमने बोला कि प्लांट्स तो मूव नहीं करते, लेकिन एनिमल्स जो हैं वो तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते ही हैं। तो उनके जो फिर सेल होगा उसको फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब जब प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है तो मूवमेंट भी तो चाहिए। मूवमेंट के लिए उसका सेल जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल जो है ना, मतलब उसका सेल रिजिड नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे कंडीशंस चेंज होती हैं वैसे वैसे सेल की भी जो है वो कंडीशंस, बाहर की इन्वायरमेंट की कंडीशन चेंज होती हैं तो सेल की भी कंडीशंस चेंज होती हैं, जिसकी वजह से उसका सेल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो इस वजह से जो एनिमल सेल है उसको जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसलिए उसकी सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि उसे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। और वैसे भी जो है ना वैसे अगर हम स्केलेटन, अगर हम प्लांट सेल की बात करें स्केलेटन की, तो वो सेल वॉल है क्योंकि वो उसको रिजिड बनाती है। लेकिन एनिमल्स के पास आप देखें तो उनके पास तो अपना स्केलेटल सिस्टम होता है जो कि उनके पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए उनके जो सेल को रिजिडिटी नहीं चाहिए होती, सेल जो है वो प्लाज्मा, उसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन देती है। तो यहाँ तक था बच्चों हमारा लेक्चर। तो आप
आपके जो क्वेश्चन हों आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप वो भी नीचे कमेंट्स में बताएं लाजमी। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।